आइए जाने आम रोग ग्रीवा दंश योगो उपचार से मिटाएं। मित्रों, योग चिकित्सक की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अपने पाठक परिजन अब तक परिचित हो चुके हैं। इसकी आवश्यकता, उपयोगिता एवं सामायिकता भी सभी को सहज स्वीकार्य हो चली है। अब चर्चा एवं चिंतन का क्रम रोग एवं उसके योग उपचार का होना चाहिए। विवेचन एवं विश्लेषण का केंद्र यही अपेक्षित है। इस अपेक्षा के अनुरूप प्रारंभ अस्थि तंत्र के रोगों से करने की कल्पना है, क्योंकि शरीर का यही वह तंत्र है जो हमें ढांचागत आकार देता है। इसी पर हमारा अस्तित्व टिका है। यदि ऐसा कहें तो कुछ विशेष अतियुक्ति न होगी। इस अस्थि तंत्र में यो तो रोग एवं पीड़ाएं कई उभरती हैं, पर उनमें भी सर्वसामान्य पीड़ा ग्रीवा दंश की है। इसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? यह ग्रीवा दंश की उम्र के साथ एवं अन्य कारणों जैसे चोट आदि की वजह से गर्दन के पास की हड्डी में परिवर्तन आ जाते हैं। इससे अंतरंग कशेरुकीय गद्दी इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बीच का स्थान कम हो जाने से रोगी गर्दन में दर्द महसूस करता है। यह ग्रीवा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डियों में लंबे समय तक कड़ापन रहने तथा उसमें उत्तरोक्त हास्य हो जाने के कारण होता है। इसे ग्रीवा कशेरुकीय शोथ भी कहते हैं। प्रायः 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में यह रोग देखने को मिलता है। चिकित्सकों के द्वारा एक्सरे कराए जाने पर प्रायः गर्दन की चौथी, पांचवी एवं छठी सर्वाइकल वर्टिब्रा के मध्य विकृत स्पष्ट नजर आती है। सर्वाइकल कभी कभी इनमें कोई हास्य या विकृति नहीं भी दिखाई देती। वैसे चिकित्सकों का मानना यही है कि रीढ़ की हड्डी की विकृति में दो वर्टिब्रा के बीच जो डिस्क होती है वह सिकुड़ कर नष्ट होने लगती है तथा उस स्थान पर हड्डी की मोटी नोक दिखाई देती है, जिसे ऑस्टियोफाइटस कहते हैं। इस स्थान की हड्डी नलिका जैसे फोरामिना कहते हैं, वह भी सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। इस फोरामिना से रीढ़ की हड्डी को ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के पिछले हिस्से में भी रक्त संचार होता है। इन हड्डियों के सिकुड़ने से इनकी रक्त नलिकाओं तथा नसों पर भी दबाव पड़ता है और रोगी कई तरह की परेशानियां महसूस करने लगता है। ये हैं ग्रीवा दंश के लक्षण। गर्दन में दर्द प्रारंभ में रुक कर होता है, परंतु बाद में यह बढ़ जाता है। गर्दन में तनाव, मांसपेशियों में जकड़न, गर्दन घुमाने में दिक्कत, कंधों में भारीपन एवं दर्द जो बाद में कंधों से फैलाकर हाथों तक आ पहुँचता है। हाथों का शून्य होना या कंपन होना, चक्कर आना, सिरदर्द बने रहना आदि लक्षण देखे जाते हैं। इन लक्षणों के अलावा अन्य रोग भी देखे जाते हैं। यह इस पर निर्भर है कि कौन सी नस बढ़ी हुई वर्टिब्रा के बीच दबी है या प्रभावित हो रही है। ग्रीवा दंश होने के कारण चिकित्सकों के अनुसार सर्वाइकल स्पेन, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स, अस्थि टीबी के अलावा सामान्य हड्डियों में आया बदलाव है, जो गर्दन झुकाकर काम करने वाले व्यक्तियों में अथवा ऊंची मोटी तकिया लगाकर सोने वाले व्यक्तियों में अधिक देखा गया है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया की 23/4/2006 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस रोग से बच्चे को भी ग्रस्त देखा गया है। बाल रोग विशेषज्ञों की चिंता है कि भारी बस्ते के कारण बच्चों में भी इसका खतरा संभव हो सकता है। हालांकि बहुतायत भी अभी इसकी उम्मीद छीड़ हुई है। इससे पता चलता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में चिकित्सकों का कहना है कि वैसे तो इसके लक्षण ही इसका पता बता देते हैं, फिर एक्सरे से टीबी स्कैन एवं MRI आदि परीक्षणों से इस रोग की आसानी से पुष्टि हो जाती है। इन परीक्षणों से ग्रीवा प्रदेश की हड्डी के अंतरंग का कम होना, किनारों का बढ़ जाना, डिस्क की सिकुड़न आदि चिन्हों को साफ देखा जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रचलित चिकित्सा में आधुनिक चिकित्सा प्रायः दर्द निवारक दवाइयों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के बीच कार्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी देने का चलन है, परंतु कभी कभी कई रोगियों के कष्ट इससे बढ़ भी जाते हैं। फिजियोथेरेपी से जरूर इसमें कुछ आराम मिलता है। फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए मालिश, ट्रैक्शन या फिर सर्वाइकल बेल्ट का सहारा देते हैं। ग्रीवा दंश की यौगिक चिकित्सा। वैज्ञानिक चिकित्सा से इस रोग में कारगर लाभ देखने को मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में जब एक्सरे प्रशिक्षण द्वारा ग्रीवा प्रदेश की हड्डियों में विकृति पाई जाए तो ऐसे में पीछे की ओर झुकने वाले कुछ विशेष आसनों से स्नायु एवं मांसपेशियों की विकृति में सुधार होता है।
तथा इससे गर्दन की स्थिति भी ठीक होती है एवं हड्डियों में हो रहा हाथ से रुक जाता है। इसके लिए रोगी को कुशल योग प्रशिक्षण के मार्गदर्शन में मकरासन, स्कंद चक्र, सर्पासन, भुजंगासन, सरल धनुरासन आदि आसनों के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करें ये अभ्यास? हालांकि इनकी विधि आगे बताई जाएगी, फिर भी किसी योग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना चाहिए अथवा स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे भी इसमें सहायता ले सकते हैं। नंबर 1, मकरासन की विधि। पेट के बल लेटकर सिर और कंधे को ऊपर उठाएं तथा कोहनियों को जमीन पर रखते हुए हड्डियों को हथेली पर टिकाएं। दोनों हथेलियों के बीच कंधे के बराबर दूरी बनाए रखें। गर्दन में दबाव अनुभव होगा। जब तक संभव हो इसी स्थिति में बने रहें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। यह आसन मेरुदंड स्नायुओं को दबाव मुक्त करता है। स्कंद चक्र की विधि। सुख आसन में बैठकर दोनों हाथों को बगल की ओर फैलाकर कोहनियों से मोड़ते हुए अंगुलियों को कंधे पर रखें। अब कंधे को शिथिल रखते हुए गोल गोल 10 बार आगे से पीछे की ओर तथा उतनी ही बार पीछे से आगे की ओर घुमाएं। आवश्यकता अनुसार विश्राम कर लें। सर्पासन की विधि। पेट के बल लेटकर दोनों कोहनियों को कंधे के पास रखें, हथेलियां जमीन की ओर। अब सर, गर्दन एवं कंधे को धीरे धीरे उठाएं। इसी स्थिति में सुविधा अनुसार रुके रहें, फिर धीरे धीरे वापस आएं और विश्राम करें। भुजंग आसन की विधि। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को कंधे के बगल में रखते हुए नाभि से ऊपर के हिस्से को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। इस क्रम में रीढ़ की हड्डियां एवं मांसपेशियों को ढीला रखें। यथासंभव इसी स्थिति में रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। 5 से 10 बार दोहराएं। यह आसन हर्निया, पेप्टिक अल्सर, हाइपरथायराइडिज्म के रोगी हेतु वर्जित है। धनुरासन की विधि। पेट के बल ही लेटें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए तिब्बत की ओर लाकर दोनों टखनों को हाथ से पकड़ें। अब सांस लेते हुए कमर से आगे एवं नीचे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाने का यथासंभव प्रयत्न करें। यथाशक्ति रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस आएं और स्व आसन में विश्राम करें। यह आसन हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, हर्निया, पेप्टिक या ड्यूडेनल अल्सर एवं कोलाइटिस के रोगी के लिए वर्जित है। प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि। सुखपूर्वक या ध्यानात्मक आसन में बैठकर बाएं नासिका से श्वास ग्रहण कर उसी से छोड़ें। यह क्रिया 3 बार दोहराएं। फिर दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस भरकर मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन का एक चक्र माना जाता है। पहले श्वास को बिना अंदर बाहर रोके ही कुछ दिन तक दोहराएं, फिर अंदर बाहर यथासंभव रोकने का भी धीरे धीरे अभ्यास सहजतापूर्वक करें। इसमें संभव हो सके तो हर श्वास के साथ दिव्य प्राण संचार एवं प्रश्वास के साथ विकारों को बाहर फेंके जाने की धारणा करें। 3 से 5 चक्र शुरू में दोहराएं, फिर क्रमशः इसकी संख्या बढ़ाते जाएं। भ्रामरी प्राणायाम की विधि। किसी ध्यानात्मक आसन या सुख आसन में बैठें। मेरुदंड एवं गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद। दोनों हाथों की तर्जनियां अंगुष्ठ से कान सहजता से बंद कर लें। दोनों ओंठ आपस में मिले हुए एवं दोनों जबड़े थोड़े खुले हुए रखें। अब दोनों नासिका से गहरी सांस लें। संभव हो तो कुछ देर रोकें, फिर मधुमक्खी या भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। मस्तिष्क में इस ध्वनि तरंग को अनुभव करें। यह प्राणायाम शरीर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को तेज करता है, तनाव, दर्द, रक्तचाप को सामान्य रखने में सहायक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अभ्यास भी लाभदायक होते हैं। नंबर 1, दोनों हाथों की हथेलियां माथे पर रखें। सिर को आगे की ओर दबाव डालें तथा हथेलियों से रोकें और तनाव आने दें। नंबर 2, हथेलियों को सिर के पीछे की ओर रखकर सिर को पीछे की ओर झुकाएं तथा हथेलियों से रोकें तथा तनाव आने दें। नंबर 3, दाहिनी हथेली को दाहिनी कनपटी पर रखें। सिर को दाहिनी ओर झुकाते हुए दबाव दें तथा हथेली से उसे रोकें। नंबर 4, यही प्रक्रिया बाईं ओर से भी दोहराएं। प्रत्येक दबाव में 5 से 10 सेकंड का समय लगाते हुए 10 से 20 बार दोहराएं। कुछ अन्य सुझाव। लंबे समय तक गर्दन को झुकाकर काम न करें। नंबर 2, ऊंची मोटी तकिया का प्रयोग न करें। नंबर 3, ढीली खाट या ऊंचे नीचे गद्दे या अधिक गद्देदार बिस्तर से बचें। नंबर 4, वजन उठाने से बचें। गर्दन पर पट्टा बांधना कुछ समय के लिए लाभकारी होता है। इस योग चिकित्सा के क्रम को सही रीति नीति से अपनाए जाएं, सावधानियां समुचित बरती जाएं तो इस रोग में पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आखंड ज्योति, मार्च सन 2007।
युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।